यस एंड ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। कल की क्लास में हमने देखा था कि संप्रेषण का अर्थ क्या होता है, संप्रेषण की परिभाषाएं, संप्रेषण की विशेषताएं, संप्रेषण की प्रकृति कल की क्लास में हमने देखा था। आज हम चर्चा करेंगे संप्रेषण की आवश्यकता एवं महत्व के बारे में। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। तो संप्रेषण की आवश्यकता एवं महत्व। तो संप्रेषण की आवश्यकता क्या है, संप्रेषण का महत्व क्या है। आप जानते हैं कि हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, हमारी जो दिनचर्या है, उसमें संप्रेषण का एक महत्वपूर्ण स्थान है। केवल शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में ही संप्रेषण महत्वपूर्ण स्थान नहीं रखता है, बल्कि यह हमारे दैनिक जो कार्यक्रम होते हैं, जो दैनिक क्रियाकलाप होते हैं, उसमें भी इसका एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। हम अपने आसपास की चीज़ों के बारे में, हम अपने आसपास के जो वातावरण है उसके बारे में जानने के लिए भी संप्रेषण का प्रयोग हम करते हैं और एक दूसरे से समन्वय बना करके हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। विभिन्न जो व्यक्ति होते हैं वो एक दूसरे से समन्वय, एक दूसरे पर विश्वास, एक दूसरे के जो है साझेदारी से अपने अपने कार्यों का वो संचालन करते हैं। संप्रेषण की आवश्यकता को अगर देखा जाए तो सबसे पहला जो है कि विचारों के स्थानांतरण के लिए इसकी आवश्यकता होती है। संप्रेषण आपने पढ़ा था कि ये विचारों का आदान प्रदान करने का एक साधन होता है संप्रेषण। तो जब हम, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, तो समाज में उसकी आवश्यकताएं जो होती हैं वो अनंत होती हैं। उस मनुष्य की आवश्यकताएं कभी समाप्त नहीं होती हैं। जब मनुष्य की आवश्यकताएं समाप्त नहीं होती हैं तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसको संप्रेषण की आवश्यकता होती है। यदि मान लीजिए कि संप्रेषण, उसको किसी सामान की ज़रूरत हुई, किसी वस्तु की ज़रूरत हुई, तो बगैर संप्रेषण किए वह व्यक्ति उस वस्तु की प्राप्ति नहीं कर सकता है। तो विचारों के स्थानांतरण के द्वारा ही वह उस वस्तु की प्राप्ति करता है। और विचारों के स्थानांतरण के लिए जरूरी है क्या, संप्रेषण की। दूसरे पॉइंट की अगर हम चर्चा करें, सामाजिक पारस्परिक प्रभाव के लिए, हम जब समाज में रहते हैं तभी एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं। कौन व्यक्ति किस तरीके का है, कौन व्यक्ति प्रभावशाली है, तो ये कैसे पता चला कि वह व्यक्ति प्रभावशाली है, किस क्षेत्र में प्रभावशाली है। शिक्षा के क्षेत्र में है, व्यवसाय के क्षेत्र में है, समाज सेवा के क्षेत्र में है, या नेतागिरी के क्षेत्र में है, या कलाकारी के क्षेत्र में है, किस क्षेत्र में है जहाँ पे वह अपना प्रभाव जमाए हुए है। तो यह अगला जानता कैसे है, अगला जानेगा तब जब समाज में वह व्यक्ति जाएगा और अपनी बात को रखेगा। तो बगैर संप्रेषण के उसके बारे में समाज को किसी भी प्रकार की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती है। तो सामाजिक पारस्परिक प्रभाव के लिए भी संप्रेषण की आवश्यकता होती है। तीसरे पॉइंट की अगर बात करें तो शिक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पे हम चर्चा करेंगे कि शिक्षा के लिए संप्रेषण क्यों जरूरी है। एक अध्यापक को मान लीजिए नॉलेज बहुत है, ज्ञान बहुत है, लेकिन उसका जो संप्रेषण करने का तरीका है वो तरीका उसको अच्छा नहीं है उसका, तो बच्चे उसको उतने आसानी से सीख नहीं पाते हैं, उतने आसानी से समझ नहीं पाते हैं जितने आसानी से। टीचर की जो क्वालिटी होती है, प्रत्येक टीचर की अलग अलग होती है। कोई कठिन से कठिन कंटेंट को, विषय वस्तु को बच्चों के सामने बहुत सहजता से परोस देता है, और कोई टीचर होता है आसान से आसान विषय सामग्री को बच्चों के सामने रखने में उसको कठिनाई महसूस होती है। तो ये संप्रेषण, जिस भी टीचर का संप्रेषण करने का तरीका जो अच्छा होगा वह एक अच्छा टीचर बन सकता है और वह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बना सकता है। चौथे पॉइंट की चर्चा करें, स्वयं को अद्यतन करने के लिए। स्वयं को अद्यतन करने का मतलब है कि देश विदेश की जो आज अद्यतन जानकारियां हैं, जो ताज़ा जानकारियां हैं, वो हमको पेपर के माध्यम से,
रेडियो के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, एक दूसरे के बातचीत से हमको समझ में आता है, हमको पता चलता है। और इन सब साधनों से होता क्या है कि हम संप्रेषण करते हैं। टीवी बैठ के अगर हम देखते हैं तो इसका मतलब होता है कि टीवी के साथ हम संप्रेषण कर रहे हैं। टीवी जो बात बोलता है, टीवी से जो बात सुनाई देता है, वह बात अगर हमको समझ में नहीं आती है तो इसका मतलब संप्रेषण नहीं हुआ। पेपर हम अखबार पढ़ते हैं, अखबार पढ़ के समझते हैं, तो वो भी एक संप्रेषण हो गया, यानी वह कुछ बात हमको बता रहा है, सुना रहा है, कह रहा है। तो संप्रेषण में अगर हम पढ़ते हैं तो देख करके संप्रेषण हो गया, अगर हम रेडियो सुनते हैं तो सुन करके संप्रेषण हो गया, टीवी देखते हैं तो देख करके सुन करके संप्रेषण होता है। यानी जब हम देश दुनिया की अद्यतन जानकारियों को इकट्ठा करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो इसके लिए भी जो संप्रेषण होता है वो प्रभावी माध्यम होना चाहिए, संप्रेषण प्रभावी होना चाहिए। इसके लिए मनोरंजन के लिए हम कई काम करते हैं और उन काम मनोरंजन के लिए भी संप्रेषण की आवश्यकता पड़ती है। वैश्विक जानकारी के लिए पहले ही चर्चा की जा चुकी है। तो संप्रेषण की आवश्यकता एवं महत्व को अगर आपको लिखना होगा तो आप अपनी दैनिक दिनचर्या में लिख सकते हैं। उसके बाद आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में लिख सकते हैं, शिक्षा में लिख सकते हैं, वैश्विक जानकारी में लिख सकते हैं, अपनी प्रभावशीलता को समाज में बढ़ाने में लिख सकते हैं। तो तमाम ये जो है, कोई भी काम इस संसार का बिना संप्रेषण के पूरा ही नहीं होगा, और यही संप्रेषण की आवश्यकता है और यही संप्रेषण का महत्व। कोई भी काम जब तक हम कैसे करेंगे, कहीं ना कहीं से हमको जानकारी होनी चाहिए उस काम के बारे में। अगर कोई बढ़िया टीचर बना तो कहीं ना कहीं कौशलों का विकास उसने किया, किसी न किसी टीचर ने उसको प्रशिक्षित किया। कोई बढ़िया डॉक्टर है तो उसको किसी न किसी टीचर ने प्रशिक्षित किया। कोई बढ़िया वकील है तो बिना किसी के टीचिंग किए वह नहीं हुआ। हमारी आवश्यकता है दाल चावल चीनी तेल जो भी खरीदना है, बिना अगले से कहे, चाहे उसको हम अपने मुंह से कहें या किसी पर्ची पे लिख करके ले जाके दुकानदार को दें, संप्रेषण तो करना ही करना है। बिना संप्रेषण के हमको वो वस्तुएं प्राप्त नहीं हो सकती हैं। तो संसार में कोई भी काम बिना संप्रेषण के संभव ही नहीं है। तो इसका मतलब कि यह संप्रेषण जो होता है वह हमारे लिए बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण होता है। आगे हम चर्चा करें कि संप्रेषण की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से संचालित होती है। संप्रेषण की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से संचालित होती है। तो संप्रेषण जो है एक सामाजिक प्रक्रिया है, क्योंकि ये समाज में ही होता है। जब दो व्यक्ति होंगे तभी संप्रेषण होगा, दो ध्रुव होंगे तभी संप्रेषण होगा। तो इसका मतलब कि यह एक सामाजिक प्रक्रिया है, अकेला कोई संप्रेषण नहीं कर सकता है। तो जो दो मनुष्य होते हैं उनमें जो मानवीय संबंध स्थापित करने के लिए संप्रेषण की आवश्यकता होती है। तो संप्रेषण की जो प्रक्रिया है, सबसे पहले यह पूछा जा सकता है कि संप्रेषण के तत्व कौन कौन से हैं। तो संप्रेषण के तत्व आपको जहाँ पढ़ेंगे कई टाइप से इसका जो स्ट्रक्चर है आपको मिलेगा। तो सबसे पहले तो एक प्रेषक होना चाहिए, सब में जरूरी है प्रेषक। एक निश्चित रूप से जहाँ भी संप्रेषण होगा एक प्रेषक, मतलब संदेश को भेजने वाला प्रेषक, कम्युनिकेटर उसी को बोला जाता है। इसकी सबसे पहले आवश्यकता होती है। जितना प्रभावशाली ज्ञानवान प्रेषक होगा, संप्रेषण उतना ही अच्छा होगा। जब प्रेषक है तो एक संदेश भी होना चाहिए, क्योंकि उसी संदेश के माध्यम से संप्रेषण होना है। संदेश लिखित में भी हो सकता है, संदेश मौखिक में भी हो सकता है। तो एक संदेश होना चाहिए। अब उस संदेश को क्या करेगा प्रेषक जो होगा, वो इनकोड करेगा। इनकोड का मतलब कि उसको लिखेगा। जैसे हम मान लीजिए अपनी बात को लिख के किसी तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हम हिंदी में लिखें, अंग्रेजी में लिखें, उर्दू में लिखें, फारसी में लिखें, मराठी में लिखें, तमाम भाषाएं हैं। तो उसमें हम करते क्या हैं, अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को हम उसमें क्या करते हैं, इनकोड करते हैं। यानी कोडों के माध्यम से हम उसमें लिख देते हैं। और उसके बाद कोई ना कोई माध्यम होगा, हम लेटर के माध्यम से उसको भेज रहे हैं, मोबाइल के माध्यम से उसको भेज रहे हैं, इंटरनेट के माध्यम से उसको भेज रहे हैं, कि
हम बोल करके उसको भेजेंगे कि वीडियो कॉलिंग करके उसको बोलेंगे, मतलब अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाने का जो माध्यम है वो कौन सा है, और कोई ना कोई माध्यम होगा। माध्यम जितना सशक्त होगा संप्रेषण उतना प्रभावशाली होगा। तो कोई ना कोई माध्यम होगा, माध्यम के बाद कोई ना कोई ग्राही होगा, यानी प्रापक होगा, उसको प्राप्त करने वाला। जब माध्यम से संदेश गया तो कोई ना कोई प्रापक होगा। जब प्रापक होगा तो जो इनकोड किया हुआ संदेश है उस संदेश को वो डिकोड करेगा, यानी जो इनकोड किया गया है उसको जब तक वह डिकोड अपनी भाषा में उसको कन्वर्ट नहीं कर लेगा तब तक उसको समझ नहीं पाएगा। तो वह क्या करेगा, डिकोड करेगा। और जब डिकोड करेगा तो समझ में जब आएगा तो वह फीडबैक प्रदान करेगा, प्रतिपुष्टि प्रदान करेगा, किसको, जो भेजा है उसको। तो ये इतने तत्व हैं। जब आपसे तत्व पूछा जाएगा या प्रक्रिया पूछी जाएगी तो आप इसको, ये जो फिगर है इसको आप जरूर बनाएंगे। और इसमें दो चीज़ आप एक्स्ट्रा जोड़ सकते हैं कि प्रेषक, संदेश, संदेश के बाद इनकोड, इनकोड, उसके बाद फिर माध्यम होगा, ग्राही होगा, डिकोड होगा, प्रतिपुष्टि होगा, और लास्ट में फिर से प्रेषक को प्रतिपुष्टि मिल जाएगा। तो ये संप्रेषण की प्रक्रिया या तत्व था जिसमें महत्वपूर्ण 5 हैं। अगर आप बढ़ाना चाहेंगे तो कहीं 7 मिलेगा, कहीं 8 मिलेगा, इस टाइप के तत्व आपको इसमें मिलते हैं। तो अगर आप इसमें 2 चीज़ एक्स्ट्रा जोड़ना चाहते हैं तो इनकोड और डिकोड इसको लिख दीजिएगा। संदेश के बाद इनकोड हो जाएगा और प्रापक के बाद डिकोड हो जाएगा, और डिकोड हो करके फिर से प्रेषक को प्रतिपुष्टि मिल जाएगी। तो ये संप्रेषण प्रक्रिया के तत्व थे। अब आइए चर्चा करते हैं संप्रेषण के सिद्धांत पर। संप्रेषण के सिद्धांत में जो पहला सिद्धांत है अभिप्रेरणा एवं तत्परता का सिद्धांत। जब हम चर्चा करते हैं संप्रेषण की तो हमको पता चलता है कि इसमें कम से कम 2 ध्रुव होते हैं, 2 लोग होते हैं। बिना 2 ध्रुव के किसी भी प्रकार का कोई संप्रेषण नहीं हो सकता है। यानी एक प्रेषक होगा और एक प्रापक होगा। प्रेषक और प्रापक जब तक दोनों प्रेरित नहीं होंगे, तत्पर नहीं होंगे, यानी कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं होंगे, तब तक कोई भी काम प्रभावशाली नहीं हो सकता है, अच्छा नहीं हो सकता है। तो दोनों के अंदर तत्परता होनी चाहिए, दोनों का मोटिवेट होना जरूरी है। ये संप्रेषण का पहला सिद्धांत कहता है। संप्रेषण का दूसरा सिद्धांत है सक्षमता एवं योग्यता का सिद्धांत। जैसे एक टीचर अगर क्लासरूम में जाता है पढ़ाने के लिए और वह उस योग्य नहीं है जिस योग्यता के स्तर पर जा करके वह शिक्षण कार्य करना चाह रहा है या करता है। आज आप देखे होंगे कि बहुत से जो प्राइवेट कॉलेज हैं उसमें जो पीजी किए हुए सिंपल लोग हैं वो टीचिंग कार्य करते हैं, उनकी योग्यता नहीं होती है, और योग्यता ना होने के कारण उनका जो शिक्षण है वो प्रभावित होता है। तो जब संप्रेषण करना होगा तो इसके लिए क्षमता एवं योग्यता बहुत ही ज़रूरी है। जब तक क्षमता एवं योग्यता उसके अंदर नहीं है तब तक उसकी जो भावनाएं हैं वह भी प्रभावित होती हैं, और भावनाएं प्रभावित होने के नाते ही उसका जो संप्रेषण की क्षमता है, उसकी जो संप्रेषण की योग्यता है या उस कार्य को करने की जो योग्यता है वह प्रभावित होता है। नंबर 3 है भागीदारी एवं अंतःक्रिया का सिद्धांत। जब तक जितने भी तत्व संप्रेषण के होते हैं एक दूसरे में का जब तक सहयोग नहीं करते हैं तब तक संप्रेषण जो होगा वो प्रभावशाली नहीं होगा। संप्रेषण द्विपक्षीय प्रक्रिया है। जब तक दोनों लोग एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे, एक दूसरे से समन्वय नहीं करेंगे, तब तक कक्षा शिक्षण कब प्रभावशाली माना जाता है? कक्षा शिक्षण तब प्रभावशाली माना जाता है जब शिक्षक और छात्र के बीच में परस्पर अंतःक्रिया कंटिन्यू लगातार होता रहता है। यदि केवल शिक्षक अपनी बात बोलता है, बच्चे उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, तो वह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रभावशाली नहीं माना जाता है। नंबर 4 है संप्रेषण के सिद्धांत में, नंबर 4 संप्रेषण सामग्री की उपयुक्तता का सिद्धांत। संप्रेषण की जो सामग्री होती है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक और छात्र के बीच जो अंतःक्रिया होती है एक शाब्दिक रूप से परस्पर एक दूसरे से आदान प्रदान होता रहता है।
लेकिन उसको अपनी बातों को टीचर को समझाने के लिए तमाम सारी सामग्रियों की आवश्यकता होती है, जिसको हम शिक्षण अधिगम सामग्री कहते हैं। कि जो भी बात हमको बताना है उसको और सहज रूप में हम बच्चों तक उसको पहुंचा सकते हैं। तो उसके लिए क्या है, सामग्री की ज़रूरत है। और जब हम उन सामग्रियों का प्रयोग करते हैं, शिक्षण अधिगम सामग्रियों का प्रयोग करते हैं, तो उससे होता क्या है कि जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है वह उस और ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है। अगर हम 5वें सिद्धांत की चर्चा करें तो उचित पृष्ठपोषण का सिद्धांत। उचित पृष्ठपोषण का मतलब कि शिक्षक और छात्र दोनों को ये पृष्ठपोषण मिलना चाहिए, ये फीडबैक मिलना चाहिए कि जो उसने कार्य किया, जो उसने शिक्षण कार्य किया या जो बालक ने अधिगम कार्य किया, वह कितना प्रभावशाली रहा, किस सीमा तक उद्देश्यों की प्राप्ति हुई, इसको जानने के लिए पृष्ठपोषण की आवश्यकता होती है। नंबर 6 अगर चर्चा करें, संप्रेषण में सहायक और बाधक तत्वों का सिद्धांत। कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो संप्रेषण में सहायता करते हैं, कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो संप्रेषण में बाधा उत्पन्न करते हैं। अगर वातावरण शांत है तो इसका मतलब कि ये सहायता वाला। आप क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, बगल में कोई शोर हो रहा है, तेज आवाज़ आ रही है, तो इसका मतलब वो बाधक तत्व है। बहुत तेज गर्मी है तो इसका मतलब वो बाधा पैदा करेगा संप्रेषण में, और समय मौसम अगर अनुकूल है तो वो सहयोग करेगा। तो ये सारी चीज़ें भी संप्रेषण को प्रभावित करती हैं, तो इसको मैनेज करके ही संप्रेषण का कार्य किया जाता है। फिर उसके बाद अभिप्रेरणा का सिद्धांत। मोटिवेट होना जरूर, किसी भी कार्य को करने के लिए मोटिवेट होना जरूरी है। जब हम कोई भी संसार का कोई भी काम हम करने जाते हैं तो बिना अभिप्रेरणा के नहीं करते। मोटिवेट, सबसे पहले मोटिवेट ही हम होते हैं, और जब मोटिवेट होते हैं तो जब तक मोटिवेशन रहता है तब तक उस कार्य में रुकावट नहीं आती है। और जैसे जैसे प्रेरणा में कमी आती है तो वैसे वैसे ही उस कार्य में धीरे धीरे वह खत्म हो जाता है, पूरा हो जाता है। उसके बाद प्रभावी कारकों का सिद्धांत। प्रभावी कारक का मतलब बहुत सारे ऐसे कारक होते हैं जो संप्रेषण को प्रभावित करते हैं, और उन कारकों में अभी आपने ऊपर पढ़ा कि कुछ सहायक भी होते हैं और कुछ बाधक भी होते हैं। तो बाधक जो होंगे उनको हमको हटाना होगा, जो सहायक होंगे उनको हमको ला करके जोड़ने का कार्य करना होगा। जब हम उसको इस तरीके से उसके साथ समन्वय स्थापित करेंगे तो हमारी जो संप्रेषण की प्रक्रिया है वो अच्छी होगी। तो इस प्रकार से हमने आज देखा कि संप्रेषण की आवश्यकता एवं महत्व के बारे में, संप्रेषण की प्रक्रिया एवं तत्व के बारे में, और संप्रेषण के सिद्धांत के बारे में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।